तो अब्यूज़ करते हो मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उसके कास्ट के नेम से, तो वो पब्लिक व्यू में अगर कास्ट नेम से अब्यूज़ हो रहा है तो एट्रोसिटी होगा। फिर 3T बोलता है डिस्ट्रॉय या डैमेज करते हो, डिफाइल्स करते हो किसी ऑब्जेक्ट को जो कि जनरली जाना जाता है बहुत ही सैक्रेड हो या हाई स्टीम का हो मेंबर ऑफ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो एट्रोसिटी होगा। एक्सप्लेनेशन बोलता है ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, मीन्स एंड इंक्लूड स्टैट्यू, कोई मूर्ति, फोटोग्राफ या पोर्ट्रेट। 3U by words either written or spoken or by signs or by visual representation or otherwise promotes or attempts to promote feeling of enmity, hatred or ill will against the member of schedule का schedule tribe। किसी ऐसे शब्द के द्वारा जो कि लिखित रूप से हो, स्पोकन हो, साइन से हो या विजुअल रिप्रेजेंटेशन या अदरवाइज के द्वारा अगर अटेम्प्ट प्रमोट किया जाए या अटेम्प्ट टू प्रमोट किया जाए फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हेट्रेड या इल विल किसी SC/ST के मेंबर के अगेंस्ट। नेक्स्ट, बाय वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन और बाय एनी अदर मीन्स डिसरिस्पेक्ट एनी लेट पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो गुजर गया है और वो मेंबर था शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का, उसके बारे में लिखित रूप से या बोल करके या किसी दूसरे मीन्स से अगर डिसरिस्पेक्टफुल बात आप कुछ कहते हो तो एट्रोसिटी होगी। W1 बोलता है इंटेंशनली टच करते हो वेमेन को जो कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की है, और व्हेन सच एक्ट ऑफ टचिंग इज ऑफ सेक्सुअल नेचर से अगर आप वुमेन को टच करते हो उसके कंसेंट के बिना, विदाउट द रेसिपेंट्स कंसेंट। सेकेंड, यूजेज वर्ड्स और एक्ट और गेस्चर, कोई भी शब्द, एक्ट या गेस्चर का इस्तेमाल करते हो जो कि सेक्सुअल नेचर का है टुवर्ड्स अ वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ये जानते हुए कि वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1 द एक्सप्रेशन कंसेंट का मतलब क्या होगा, एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी अग्रीमेंट when the person by words, gesture or any form of non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific act। किसी स्पेसिफिक एक्ट में पार्टिसिपेट करने का अपना विलिंगनेस अगर कोई कम्युनिकेट करे, किस तरीके से कम्युनिकेट करे, किसी शब्द से, जेस्चर से या किसी दूसरे फॉर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी, और ये वॉलंटरी अग्रीमेंट अनइक्विवोकल होना चाहिए तभी वो कंसेंट में इंक्लूड होगा। प्रोवाइडेड दैट अ वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हु डज नॉट ऑफर फिजिकल रेजिस्टेंस, अगर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की वुमेन जिस वक्त उसके साथ सेक्सुअल नेचर से उसको टच किया जा रहा हो कोई, या फिर कोई ऐसा वर्ड, एक्ट या जेस्चर बोला जा रहा हो सेक्सुअल नेचर वाला, तो अगर वो फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं देती है तो इसका मतलब ये नहीं है, ये रिगार्ड नहीं किया जाएगा कि उसने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट दे दिया है। तो फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं देना इट डजंट मीन दैट शी हैज़ कंसेंटेड फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ वुमेन्स सेक्सुअल हिस्ट्री, पास्ट में उसका सेक्सुअल हिस्ट्री क्या रहा था उस शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की वुमेन मेंबर का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंक्लूडिंग विद द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर है उसके साथ भी अगर कोई सेक्सुअल हिस्ट्री उसकी थी तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बाद में कभी आप उसके कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्सुअल नेचर का कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका सेक्सुअल हिस्ट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंक्लूडिंग विद द ऑफेंडर शैल नॉट इम्प्लाई कंसेंट और मिटिगेट द ऑफेंस। corrupts or foul the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by member of schedule का schedule tribe, कोई पानी स्प्रिंग या रिजर्वायर जो है जो कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का मेंबर उसको यूज़ करता है, उस पानी को अगर आप ख़राब कर देते हो ताकि वो पीने लायक ना बचे, फिट ना रहे या फिर लेस फिट हो जाए फॉर द पर्पस ऑफ विच इट इज़ ऑर्डिनरली यूज्ड, then it will come under the act of atrocities। Deny a member of schedule caste schedule tribe any customary right of passage to a place of public resort or obstruct such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other members of public or any other section thereof have a right to use or access to। other member of public को
जिस भी रास्ते का इस्तेमाल करने का अधिकार है जो कि पब्लिक रिसोर्ट या प्लेस में जाने का हो, उस राइट ऑफ पैसेज, कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज से अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी मेंबर को यूज़ करने से डिनाई करते हो, मना करते हो, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करते हो या प्रिवेंट करते हो उसको यूज़ करने से, एक्सेस करने से, तो एट्रोसिटी कहलाएगा। फोर्सेज और कॉजेज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टू लीव हिज हाउस, अपने घर को छोड़ करके जाने के लिए बोलते हो, अपने विलेज को छोड़ करके या अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस को छोड़ करके बोलते हो कि मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अपना घर छोड़ दे, अपना गांव छोड़ दे, अपना रेजिडेंस छोड़ दे, देन इट कम्स अंडर एक्ट ऑफ एट्रोसिटी, provided that nothing contained in this clause shall apply to any action taken in discharge of a public duty। public duty निभाते हुए अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, वो अपना कोई ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी निभाते हुए अगर किसी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को उसका घर खाली करने, विलेज खाली करने या रेजिडेंस खाली करने बोलता है, तो फिर वो एट्रोसिटी में नहीं आएगा क्योंकि वो पब्लिक ड्यूटी निभा रहा है। ZA obstructs or prevents a member of scheduled caste scheduled tribe in any manner with regard to using common property resources of an area or burial or cremation ground equally with others। दूसरे कास्ट के लोगों के साथ क्रिमेशन ग्राउंड, बेरियल, कॉमन यूज़ का प्रॉपर्टी जो है उसको यूज़ करने से अगर ऑब्स्ट्रक्ट प्रिवेंट किया जाता है, या फिर कोई रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग, वेल, टैंक, टैप वाटर, वाटरिंग प्लेस, बाथिंग घाट, पब्लिक कन्वेंस, रोड, पैसेज, ये सब को यूज़ करने से अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, देन इट विल कम अंडर एट्रोसिटी। माउंटिंग और राइडिंग बाइसिकल, साइकिल चलाने से, मोटरसाइकिल चलाने से, चप्पल जूता पहनने से, वियरिंग फुटवियर और न्यू क्लॉथ्स पहनने से इन पब्लिक प्लेसेस, और टेकिंग आउट, वेडिंग प्रोसेशन निकालने से, घोड़े पे चढ़ के सवारी करने से, या कोई दूसरे व्हीकल पे वेडिंग प्रोसेशन निकालना से अगर आप प्रिवेंट करते हो, देन इट विल कम अंडर एट्रोसिटी। एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप which is open to public or other person professing the same religion or taking part in or taking out any religious, social or cultural possession including jatras। तो कोई भी रिलीजियस, सोशल या कल्चरल प्रोसेशन जो कि उसी रिलीजन के व्यक्ति निकालते हैं और उसके बावजूद भी, उस रिलीजन का होने के बावजूद भी उस शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को अगर आप प्लेस ऑफ वर्शिप में एंटर करने से मना करते हो, पब्लिक या कोई उस तरह का रिलीजन के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से मना करते हो, देन इट विल कम अंडर एट्रोसिटी। डी, एंटरिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, प्राइमरी हेल्थ केयर, शॉप या प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट में या अदर पब्लिक प्लेस में एंटर करने से आप उसको प्रिवेंट करते हो। और यूजिंग एनी यूटेंसिल और आर्टिकल मेंट फॉर पब्लिक यूज़, पब्लिक यूज़ के लिए अगर कोई बर्तन बना है, यूटेंसिल बना है, आर्टिकल बना है, उससे आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो इन एनी प्लेस ओपन टू द पब्लिक, देन इट कम्स अंडर एट्रोसिटी। प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस और एनी एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको कोई काम करने से, प्रोफेशन कैरी आउट करने से आप मना करते हो, then it will come under atrocity। Which other member of the public or any section thereof have a right to use or have access। ZB, causes physical harm or mental agony of a member of scheduled caste scheduled tribe on the allegation of practicing witchcraft or being a witch। SC/ST के किसी मेंबर को आप मेंटल एगोनी या फिर फिजिकल हार्म पहुंचाते हो ये बोल करके कि आप तो विच क्राफ्ट करते हो या विच हो, ऐसा बोल करके अगर आप उस SC/ST के मेंबर को फिजिकल हार्म या मेंटल एगोनी पहुंचाते हो, देन इट कम्स अंडर एट्रोसिटी। ZC, imposes और threatens a social और इकोनॉमिक बाइकॉट, आप धमकी देते हो या फिर इम्पोज करते हो सोशल इकोनॉमिक बाइकॉट शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के मेंबर के साथ या उसके फैमिली या ग्रुप के साथ। देन अगर इनमें से कोई भी एक्ट होता है, देन इट विल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो एक्सटेंड कर सकता है टू 5 years एंड विथ फाइन, 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है एट्रोसिटी के लिए पनिशमेंट, 6 महीने से 5 साल तक, और उसके साथ साथ फाइन भी इम्पोज होगा। 3 का सबसेक्शन 2 बोलता है whoever not being a member of शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मेंबर नहीं है, वो अगर फैब्रिकेट करता है, देता है, गिफ्ट करता है या फैब्रिकेट करता है फॉल्स एविडेंस
intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any member of scheduled caste scheduled tribe to be convicted of any offense which is capital by law. कैपिटल पनिशमेंट के लिए जो ऑफेंसेस होते हैं वैसे ऑफेंस से अगर झूठा फैब्रिकेशन करके एविडेंस दे करके अगर उसको फंसाते हो आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के किसी मेंबर को, तो फिर अक्यूज जो है पनिशेबल होगा विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए विथ फाइन. एंड इफ़ एन इनोसेंट मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को अगर कन्विक्ट कर दिया जाए और एग्जीक्यूट कर दिया जाए कन्विक्शन के बाद इन कंसिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस, तो वैसा व्यक्ति जिसने फॉल्स फैब्रिकेटेड एविडेंस दे करके उसको फंसाया था और कन्विक्शन करवाया, उसको डेथ सेंटेंस भी हो सकता है. डेथ सेंटेंस हो नहीं सकता है, वही होगा इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन punished with capital punishment under pretext of false fabricated evidence, then the person who has given false fabricated evidence in the court shall also be punished with death sentence. Whoever, not being a member of scheduled caste or scheduled tribe, gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it likely that he will thereby cause any member of scheduled caste scheduled tribe to be convicted of an offense which is not capital punishment के लिए तो नहीं, लेकिन कोई ऐसा imprisonment हो सकता है SC/ST के मेंबर को जो कि 7 साल या उससे ऊपर का हो, तो वैसा फॉल्स एविडेंस अगर कोई व्यक्ति देगा तो उसको imprisonment 6 महीने तक की हो सकती है, जो कि एक्सटेंड कर सकता है 7 साल या उससे ज़्यादा भी, और फाइन भी लगेगा साथ में. कमिट करता है मिसचीफ बाय फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से मिसचीफ करता है, इंटेंडिंग टू कॉज और knowing to be likely that he will thereby cause damage to any property belonging to scheduled caste scheduled tribe. scheduled tribe या scheduled caste के मेंबर की प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने के लिए अगर मिसचीफ बाय फायर या मिसचीफ बाय एक्सप्लोसिव सब्सटेंस किया जाता है, तो उस नॉन मेंबर ऑफ scheduled caste scheduled tribe को पनिशमेंट होगी फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड विथ फाइन. अगर मिसचीफ बाय फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से मिसचीफ किया जाता है intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or place of human dwelling or as a place for custody of property by a member of scheduled caste scheduled tribe. कमिट करता है मिसचीफ बाय फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जिसमें कि उसका इंटेंशन क्या है या फिर वो जानता है कि वैसा मिसचीफ करने से किसी ऐसे बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन हो सकता है जो कि ऑर्डिनरली उस SC/ST के मेंबर के द्वारा यूज़ किया जाता है एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और एज अ प्लेस ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग और अ प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, देन ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विथ फाइन. कमिट करता है कोई ऐसा ऑफेंस IPC के अंदर जो कि पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म of 10 years or more against a person or property knowing that such person is a member of scheduled caste scheduled tribe or such property belongs to such member shall be punished with imprisonment for life or with fine. VA commits any offense specified in schedule against a person or property knowing that such person is a member of scheduled caste scheduled tribe. ये जानते हुए कि वो व्यक्ति scheduled caste या scheduled tribe का मेंबर है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो कि शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, और ये जानते हुए वो मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पर्सन के साथ कुछ ऑफेंस करे या उसके प्रॉपर्टी के साथ कोई ऑफेंस करे, देन दैट पर्सन शैल बी पनिशेबल विथ सच पनिशमेंट एज स्पेसिफाइड अंडर IPC फॉर सच ऑफेंस एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. Next, knowing or having reason to believe that an offense has been committed under this chapter. ये जानते हुए कि इस चैप्टर के अंदर, इस एक्ट के इस चैप्टर के अंदर कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है, ये जानने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर नहीं है, वो कॉज करता है एनी एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस टू डिसअपियर, एविडेंस को डिसअपियर करने के लिए वो कुछ एक्ट करता है विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पनिशमेंट. ऑफेंडर को लीगल पनिशमेंट ना हो, उससे बचा लिया जाए, उसके लिए वो एविडेंस को डिसअपियर करने की कोशिश करे या फिर विद दैट इंटेंशन गिव्स एनी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द ऑफेंस
विच ही नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर देता है उसको बचाने के लिए अक्यूज को, देन द पर्सन शैल बी पनिशेबल विथ पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो छुपाने तो फिर जो ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस के लिए उस व्यक्ति को भी पनिशमेंट होगी जो छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर एविडेंस को डिसअपियर करने की कोशिश कर रहा है। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी कोई व्यक्ति कमिट करता है कोई ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इस सेक्शन में, सेक्शन 3 के अंदर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के सेक्शन 3 में अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है और उस ऑफेंस को अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कमिट करता है, देन ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम नहीं होगा पर इंक्रीज कर सकता है, टू द एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। उस ऑफेंस के लिए जितना पनिशमेंट हो सकता है उस हद तक भी पनिशमेंट हो सकता है, कम से कम 1 साल, नहीं तो उस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है उस एक्सटेंट तक पनिशमेंट होगी। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 4। सेक्शन 3 काफ़ी बड़ा है, ध्यान से पढ़ के आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन 4, पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। Whoever being a public servant but not being a member of scheduled caste or scheduled tribe willfully neglects his duty required to be performed by him under this act and the rules made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पब्लिक सर्वेंट है और वो SC/ST का मेंबर नहीं है, तो SC/ST नॉन SC/ST होने के बावजूद वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, और पब्लिक सर्वेंट होने के साथ साथ अगर वो अपना ड्यूटीज़ को करने से नेग्लेक्ट करता है विलफुली, इफ़ एनी पब्लिक सर्वेंट विलफुली नेग्लेक्ट्स हिज ड्यूटी विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, देन ही विल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि 6 महीने से कम नहीं होगा और एक्सटेंड कर सकता है 1 साल तक। मतलब पब्लिक सर्वेंट को नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ के लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक सर्वेंट क्या क्या हैं वो सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में दिया है। द ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक सर्वेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल इंक्लूड to read out to an informant the information given orally and reduced to writing by the officer in charge of the police station। क्या इन्फॉर्मेशन मिला है कोई ऑफेंस से रिलेटेड इस एक्ट के अंदर, उसको इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाना है, एंड रिड्यूस टू राइटिंग, उसको अगर उसने बोला है तो उसको रिड्यूस करेगा इन राइटिंग बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन बिफोर टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट का साइन लेने से पहले उसको पढ़ के सुनाइए, राइटिंग में रिड्यूस करवाइए, उसके बाद उसका सिग्नेचर लीजिए। देन टू रजिस्टर अ कंप्लेंट और एफआईआर या कंप्लेंट आपको दर्ज करना है अंडर दिस एक्ट एंड अदर रेलिवेंट प्रोविजंस, एंड टू रजिस्टर इट अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। टू फर्निश अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन सो रिसीव्ड, अब जो एफआईआर या कंप्लेंट की जो कॉपी है वो आप फर्निश करोगे टू द इन्फॉर्मेंट। टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम और विटनेसेस, विटनेस और विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट का। टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल चार्जशीट इन स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, एंड टू एक्सप्लेन द डिले इफ एनी। जब इन्फॉर्मेशन या एफआईआर दर्ज करने कोई आता है या कंप्लेंट करवाने कोई आता है तो उसके 60 दिनों के अंदर अंदर उसको इन्वेस्टिगेशन कर लेना है पब्लिक सर्वेंट को, और चार्जशीट फाइल कर देना है, कहाँ, स्पेशल कोर्ट में या फिर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में। और अगर डिले हो जाता है 60 दिन से ज़्यादा तो उसको भी एक्सप्लेन करना है इन राइटिंग में। टू करेक्टली प्रिपेयर, फ्रेम एंड ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो ट्रांसलेशन है वो सही तरीके से होना चाहिए, या फ्रेमिंग सही तरीके से होना चाहिए, या फिर प्रिपेयर करोगे डॉक्यूमेंट को सही तरीके से, ये ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट की। जी, टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर या फिर इस एक्ट के रूल्स के अंदर अगर कोई दूसरी ड्यूटी भी दी गई है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट उसको परफॉर्म करेगा, प्रोवाइडेड दैट द चार्जेस इन दिस रिगार्ड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट शैल बी बुक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करने के बाद ही किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ के लिए चार्जेस फ्रेम हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी इज एसेंशियल for framing of charges against a public servant for neglect of duties under section 4.
सेक्शन 4 का 3 बोलता है द कॉग्निजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी dereliction of duty referred to in subsection 2 by a public servant shall be taken by the special court or exclusive special court and shall give direction for penal proceeding against such public servant. जो कॉग्निजेंस है ड्यूटी के डेरेलिक्शन के लिए, उसका कॉग्निजेंस कौन लेगा? वो कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट लेगा जो स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के अंदर काम कर रहा हो, और उसके बाद कॉग्निजेंस लेने के साथ साथ वो डायरेक्शन भी देगा फॉर पीनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच पब्लिक सर्वेंट. नाउ कम टू सेक्शन 5. सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट इन्हांस्ड पनिशमेंट सब्सिक्वेंट कन्विक्शन. सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में जो पनिशमेंट है वो इन्हांस हो जाएगा. कितना इन्हांस होगा पढ़ते हैं. Whoever having already been convicted of an offence under this chapter is convicted for the second offence or any offence subsequent to the second offence. दूसरी बार ऑफेंस करे या तीसरी चौथी बार ऑफेंस करे तो उसका इन्हांस पनिशमेंट क्या होगा? शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year. कम से कम 1 साल तो होगा ही, बट विच में एक्सटेंड टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस. उस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट प्रोवाइड है वहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है. और ऐसे केस में ऊपर जो दिया है ना कि किसी किसी में 6 महीने भी हो सकता है, या फिर मिनिमम पनिशमेंट अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट पनिशमेंट बोलता है. सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के केस में मिनिमम 1 year तो आपको देना ही देना है, और उससे ज़्यादा मैक्सिमम जो उस क्राइम के लिए, उस ऑफेंस के लिए हो सकता है पनिशमेंट, वहाँ तक आप एक्सटेंड कर सकते हो पनिशमेंट को. 6. Application of certain provisions of Indian Penal Code. Application of certain provisions of IPC. Subject to the other provisions of this Act, the provisions of Section 34, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, 5A, 149, Chapter 23 of IPC shall so far as may be apply for the purposes of this Act as they apply for the purposes of the Indian Penal Code. Section 34 कॉमन इंटेंशन का बात करता है. 149 कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया. फिर अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, ये सब से रिलेटेड जितने भी सेक्शन चैप्टर्स हैं वो आईपीसी के यहाँ पे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंदर भी अप्लाई होगा. मतलब कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट वाली बातें, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बातें, अबेटमेंट की बातें, ये सब यहाँ पे SC/ST एक्ट के अंदर भी कमिट हो सकता है. सेक्शन 7 फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन्स. किन व्यक्तियों का प्रॉपर्टी फॉरफिट किया जा सकता है और किन पर्सन्स का मतलब प्रॉपर्टी फॉरफिट हो सकता है. वेयर अ पर्सन हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट कर लिया गया है कोई ऑफेंस करने के लिए इस चैप्टर के अंदर, then the special court may, in addition to awarding any punishment by order in writing, declare that any property movable, immovable or both belonging to the person which has been used for the commission of that offence shall stand forfeited. ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया है या जिस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अगर यूज़ करते हुए ऑफेंस कमिट किया गया है तो उस केस में जो व्यक्ति, जो पर्सन कन्विक्टेड है फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट बाय द स्पेशल कोर्ट, तो वो स्पेशल कोर्ट पनिशमेंट अवॉर्ड करने के साथ साथ राइटिंग में, इन राइटिंग ऑर्डर डिक्लेयर कर सकता है कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी या दोनों ही जो कि वो अक्यूज पर्सन को बिलोंग करती है उसको गवर्नमेंट के लिए फॉरफिट कर लिया जाए. 7.2 Where any person is accused of any offence under this chapter, it shall be open to the special court trying him to pass an order that all or any of the properties movable or immovable or both. जब कोई पर्सन अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस के लिए इस चैप्टर के अंदर, तो ये स्पेशल कोर्ट के लिए ओपन होगा. मतलब स्पेशल कोर्ट ये क्या कर सकता है, जब उसको ट्राई करेगा उस व्यक्ति को, तो ट्रायल के टाइम वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि सारी प्रॉपर्टीज़, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ऑल और एनी ऑफ दी प्रॉपर्टी, सारी या उनमें से कुछ प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल हो या इमूवेबल हो या दोनों ही, जो कि बिलोंग कर रही हैं उस अक्यूज्ड को,
शैल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच ट्रायल, ट्रायल के पीरियड के दौरान अटैच कर लिया जाए। ऊपर में फॉरफीचर की बात थी, यहाँ पे अटैचमेंट की बात है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रायल। एंड वेयर सच ट्रायल एंड्स इन कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन हो जाए ट्रायल के बाद, देन द प्रॉपर्टी सो अटैच शैल बी लायबल टू फॉरफीचर to the extent it is required for the purpose of realization of any fine imposed under this chapter। इस चैप्टर में जो फाइन इम्पोज हुआ है उसको रियलाइज करने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है उस एक्सटेंट तक प्रॉपर्टी फॉरफिट कर ली जाएगी और ट्रायल के दौरान अटैच किया जा सकता है। सेक्शन 8 बोलता है प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस। इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर अगर कोई ऑफेंस हुआ है उसका प्रोसिक्यूशन करने के लिए अगर ये प्रूफ हो जाए दैट द अक्यूज्ड रेंडर एनी फिनेंशियल असिस्टेंस इन रिलेशन टू द ऑफेंसेस कमिटेड बाय अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड दैट सच पर्सन हैड अबेटेड द ऑफेंस। क्या बोल रहा है सेक्शन 8, प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस में इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर अगर कोई ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूशन होता है और ये प्रूफ कर लिया जाता है कि अक्यूज ने कोई फिनेंशियल असिस्टेंस दिया था ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है या जो रीजनेबली सस्पेक्टेड है ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, उसको आपने फिनेंशियल असिस्टेंट दिया हो या फिर ऑफेंस को अबेट करने के लिए, मतलब एज एन अबेटर अगर आप अक्यूज्ड काम किया है तो भी उसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट के पास होगा। ठीक है, फिनेंशियल असिस्टेंट मतलब अगर आपने दिया है तो स्पेशल कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी दैट यू हैव अबेटेड दैट ऑफेंस। दिस इज व्हाट इट इज मेंट। देन 8b बोलता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन committed an offense under this chapter, and if it is proved that the offense committed was a sequel to any existing dispute regarding land or any other matter, it shall be presumed that the offense was committed in furtherance of common intention or in prosecution of the common object। अगर कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी किसी व्यक्ति के साथ अगर पहले से चल रहा हो रिगार्डिंग लैंड और एनी अदर मैटर, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कोई दूसरे मैटर के लिए डिस्प्यूट चल रहा हो, और उसके बाद अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है इस चैप्टर के अंदर, तो ये माना जाएगा कि वो ऑफेंस किया गया है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। द अक्यूज्ड वॉज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और ऑफ हिज फैमिली, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द अक्यूज्ड वॉज अवेयर ऑफ दिस कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। अगर कोई व्यक्ति जो विक्टिम है उसके फैमिली को, उस विक्टिम को जानता हो या उसकी फैमिली को जानता हो पहले से, तो ये मान लिया जाएगा कि अक्यूज़ जो है वो विक्टिम के कास्ट के बारे में भी जान रहा है, या फिर अगर वो ट्राइब है तो उसका ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम को भी जानता है, अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, जब तक कि कॉन्ट्रैरी प्रूव ना हो जाए। सेक्शन 9 बोलता है कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स। Section 9, conferment of powers. Notwithstanding anything contained in the code or in any other provision of this act, the state government may, if it considers it necessary or expedient so to do, for the prevention of and for coping with any offense under this act, or for any case or class or group of cases under this act, in any district or part thereof, confer by notification in the official gazette on any officer of the state government the power exercisable by a police officer under this code in such district or part thereof, or as the case may be, for such case or class or group of cases, and in particular power of arrest, investigation, prosecution of persons before any special court। सेक्शन 9 कन्फर करता है पावर किस चीज़ का और किसके ऊपर। बोलता है कि कोई भी चीज़ जो CRPC में कही गई है उसको भूल जाइए आप फिलहाल। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC और इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अगर स्टेट गवर्नमेंट ये ज़रूरी समझता है
कि प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस करने के लिए, इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर कोई केस और क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस इस एक्ट के अंदर जो हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में ज़रूरी है, तो वो कन्फर कर सकता है ऑफिशियल गज़ट में निकाल करके किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के ऊपर पावर, जो कि वैसा पावर हो जो एक पुलिस ऑफिसर सीआरपीसी के अंदर एक्सरसाइज कर सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में, और या फिर किसी केस या क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस के लिए जो एक्सरसाइज कर सकता है पुलिस ऑफिसर, वही पावर कन्फर हो जाएगा उस ऑफिसर के ऊपर जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन के थ्रू निकालेगी, अपॉइंट करेगी ऑफिसर को। एंड इन पर्टिकुलर उसको क्या पावर कन्फर होगा? पावर ऑफ अरेस्ट, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन बिफोर एनी स्पेशल कोर्ट के सामने। 9(2) All officers of police and all other officers of government shall assist the officer referred to in subsection 1। अब ये जो पावर कन्फर की गई है किसी ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, उस स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है जब अपना पावर एक्सरसाइज करता है तो फिर उसको मदद कौन कौन करेगा? कोई भी दूसरा पुलिस ऑफिसर या अदर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट शैल असिस्ट दैट ऑफिसर, ठीक है, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल, स्कीम और ऑर्डर मेड देयर अंडर। द प्रोविजंस ऑफ द कोड CRPC शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय एन ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1। CRPC के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं पावर एक्सरसाइज करने के लिए, वही प्रोविज़न्स यहाँ पे 9(1) में प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस करने के लिए या फिर इस एक्ट के अंदर और कोई भी दूसरा केस या क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ केसेस को के लिए वो पावर्स जो CRPC में है वही पावर्स यहाँ पे अपॉइंटेड ऑफिसर को भी मिलेगा। अब ये चैप्टर 2 ख़त्म हो गया हमारा। चैप्टर 3 हम दूसरे वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 एक्सटर्मेंट है, ये हम आपसे दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।